हेलो दोस्तों, DD1 सेशन में जो है ना आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम लोग सॉल्व करेंगे आज के जो भी क्वेश्चंस है जिससे भी सब्जेक्ट के, उसको सॉल्व करेंगे। तो और मैं ना चाहूंगा कि आप लोग मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मैं ना हर चीज जो है उस पर लिख नहीं सकता। तो सभी चीज मैं लिख नहीं सकता। तो आप लोग मेरे बातों पे ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस टाइप से बोल रहा हूँ, उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। तो और इस वीडियो में हम लोग ज्यादा बातें भी नहीं करें, मतलब ज्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे, हम लोग काम की बात करेंगे। तो चलो हम लोग अपना जो सेशन है ना उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो है ना हमारा PPT है जो कि आप लोगों के लिए बनाया है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दिख जाएगा कि आप लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, ये यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। ये डिप्लोमा और IT है, दोनों के लिए है। तो चलो हम लोग जो है ना क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो यहाँ पे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर टू बी डुअल ऑफ नॉर्टन थ्योरम। तो आप लोगों को पता होगा कि नॉर्टन थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है तो उसको आप लोग ना ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में कनेक्ट होगा। ये करंट सोर्स जो होगा वो होगा IN, और ये जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा RN। तो IN जो है ना वो क्या है, नॉर्टन करंट है। ये नॉर्टन करंट मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि आप लोग लोड को क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट में जो कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो वो होता है IN। उसका RN क्या होता है, RN हमारा हो जाता है कुछ नहीं, बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो RN जो हमारा है ना वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और कुछ नहीं। और वहीं पे आप लोगों को पता होगा कि थेवेनिन थ्योरम के बारे में। तो THEVENIN, तो थेवेनिन थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, उस नेटवर्क को जो है हम लोग एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस के रूप में हम लोग जो है ना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको VTH बोलेंगे, और जो करंट सोर्स रहेगा उसको RTH बोलेंगे। तो VTH क्या हमारा थेवेनिन वोल्टेज है, ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट सर्किट करंट निकाल लेते हैं ना, तो इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं। तो यानी कि लोड को हम लोग ओपन करेंगे और उसके क्रॉस जो वोल्टेज निकालेंगे तो वो हमारा VTH के बराबर होगा। और RTH कुछ नहीं, बस वो RN के बराबर है, यानी कि दोनों जो है ना वो क्या है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को ये दिखेगा एक करंट सोर्स और ये दिखेगा एक वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल। और इन दोनों को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप वोल्टेज सोर्स को जो है ना आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और करंट सोर्स को जो है ना वोल्टेज सोर्स में भी आप लोग जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों जो है ना एक डुअल प्रोसेस कहलाता है। तो नॉर्टन का जो डुअल है वो हमारा हो जाएगा क्या, थेवेनिन। उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम लिख ले। देख लो क्या बोला है, सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता है कि कोई भी अगर आपका लीनियर नेटवर्क है और उसमें दो या दो से ज्यादा वोल्टेज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हुए हैं, तो उसमें आप लोग एक बार में एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे और उसके थ्रू जो है ना हमारा रिस्पॉन्स देखेंगे। उसका दूसरे सोर्स के थ्रू रिस्पॉन्स देखेंगे, और तीसरा हो तो तीसरे सोर्स के थ्रू भी रिस्पॉन्स देखेंगे। और बाद में जो है और जितना तीन या चार रिस्पॉन्स जितने आपके सोर्स लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, यानी कि तीन है आपका सोर्स लगा हो तो तीन सोर्स के अकॉर्डिंग जो है आपका तीन रिस्पॉन्स को अगर सम कर देंगे तो वो टोटल रिस्पॉन्स के जो है ना आपका जो ओरिजिनल सर्किट है उसके रिस्पॉन्स के बराबर रहेगा। यही सुपरपोजिशन थ्योरम कहलाता है। ये लिनियरिटी पे बेस्ड रहता है। उस पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट जो हमने बनाया था ना, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट में ही ये एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे R लगा देते हैं, और हम चाह रहे हैं इस RL में जो है ना कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है। यानी कि VTH से जो भी पावर ट्रांसफर करेंगे ना वो हमारा RL तक ट्रांसफर होना चाहिए। तो उसी को ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलते हैं। तो ये तो वो जो मैक्सिमम पावर है ना वो कितना ट्रांसफर होता है उसका एक फॉर्मूला है कि VTH² अपॉन 4 RTH, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक और आते ही रहेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मिलमैन थ्योरम। मिलमैन थ्योरम क्या बोलता है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे एक दूसरा वोल्टेज सोर्स है, और यहाँ पे एक तीसरा जो है वोल्टेज सोर्स है। तो यानी कि बहुत सारे रेजिस्टेंस वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, तो इसको ना हम एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में लिख सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वोल्टेज ये जो V जो रहेगा ना, इक्विवेलेंट वोल्टेज वो V जो रहेगा वो बराबर होगा इसके V के ही बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में सारा वोल्टेज जो है ना सेम होता है, इसलिए वो V के भी बराबर रहेगा। और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो रहेगा हमारा R इक्विवेलेंट
वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 करके। तो मिनिमम थ्योरम ये बोलते हैं। उसका एक टेलिजेंस थ्योरम भी होता है। टेलिजेंस थ्योरम जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड रहता है। उसको एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जितना मैक्सिमम पावर हम लोग डिलीवर करते हैं, उतना मैक्स जितना मतलब एनर्जी डिलीवर होता है किसी भी सर्किट में, उतना एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है। तो वो ही एक मैक्स इंटेलिजेंस थ्योरम है। तो ये हम लोग बातें कर लिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेंगे द पावर फैक्टर ऑफ द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब देखो, पहले हम लोग जानेंगे पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर जो है ना, वो होता है कॉस थीटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये तो पता रहता है मैक्सिमम को भी कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा क्या होता है ना, वो बहुत कम लोगों को पता होता है। थीटा क्या होता है, तो बोलेगा थीटा एंगल होता है। एंगल क्या, किस चीज का एंगल? एंगल जो होता ही है, लेकिन वो किसके एंगल होता है? वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल रहता है। यानी कि वोल्टेज का फेजर और करंट का फेजर जो है ना, उसके बीच का जो भी एंगल रहेगा, उसको वही होता है थीटा। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि हमारा वोल्टेज और करंट जो होता है ना, वो सेम फेज में होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना, थीटा जो होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। तो कॉस 0 डिग्री हमारा हो जाएगा 1 में। यानी कि हमारे यहाँ पे आ गया यूनिटी पावर फैक्टर, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो यानी कि हमारा जो है ना, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाता है रेजिस्टेंस के केस में। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडक्टर। इंडक्टर जो है, हमारे घरों में बहुत सारा जो लोड, मैक्सिमम लोड जो है ना, वो इंडक्टर ही रहता है। इंडक्टिव लोड ज्यादा रहता है हमारे, इसलिए हमारे घरों में जो है ना, हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर रहता है। इसलिए हम लोगों को एपीसीएफ लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर भी लगाना पड़ता है। हमारे घरों में नहीं, लेकिन इंडस्ट्री सब में क्या होता है, बहुत ज्यादा इंडक्टिव लोड रहता है। तो उस कंडीशन में जो है, तो वो अपने मीटर के बाद ना, वो एपीएफसी कंट्रोल लगाते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल। इससे क्या करता है, बहुत ज्यादा इंडक्टिव लोड की वजह से जो पावर फैक्टर बढ़ जाता है, उससे क्या पावर फैक्टर पेनल्टी आती है। तो उसको कम करने के लिए एपीएफसी हम लोग यूज करते हैं। तो उसको के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इंडक्टर के बारे में। तो हमारे घरों में जितने भी मैक्सिमम लोड है ना, वो सारे इंडक्टिव भी है। आपका जो सीएफएल बल्ब रहता है, आपके जो घर में जो मोटर है, आपका जो फैन है, तो ये सारे सभी चीजें जो है ना, वो एक इंडक्टिव लोड ही है। तो यहाँ पे इंडक्टिव लोड जब भी रहता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो है हमेशा लैग, सॉरी करंट जो है वो हमेशा लैग करता है, वोल्टेज हमेशा लीड करता है। तो अगर आइडियल की बात करें, तो ये 90 डिग्री से जो है, वो हमारा जो करंट है वो लैग करता है। यानी करंट हमारा पीछे चलता है वोल्टेज से। तो यहाँ पे जो देख रहे हो, तो यहाँ पे थीटा जो हम लोग को दिखता है 90 डिग्री, 90 डिग्री दिखता है। तो हमारा यहाँ पे cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है? तो 0 हो जाता है। यानी कि प्योर इंडक्टर का जो है ना, पावर फैक्टर क्या होता है? 0 होता है। लेकिन ये होता है लैगिंग पावर फैक्टर। क्यों? क्योंकि एक इंडक्टर जो हमेशा है ना, वो लैगिंग पावर फैक्टर ही देगा। तो वहीं पे कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर कैपेसिटर हमारा लीडिंग पावर फैक्टर देता है। कैसे देता है? तो यहाँ पे वोल्टेज रहता है, यहाँ पे जो करंट रहता है ना, वो हमेशा लीड करता है। करंट क्यों लीड करता है? उसके लिए तो सिंपल सा है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बता दूंगा। मैं देखता हूँ इस पे क्या आप लोग का रिस्पॉन्स होता है। तो मैं अगर और डिटेल में लेके जाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि 0 होगा। लेकिन इस बार जो क्या होगा, इस बार ये लीडिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर में है। कैपेसिटर में जो है ना, वो करंट हमेशा लीड करता है वोल्टेज से, अनलाइक इंडक्टर। तो क्या देखो, थर्ड क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है कि नेटवर्क कंटेन लीनियर रेजिस्टेंस। तो लीनियर रेजिस्टेंस है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो यहाँ पे ये सीरीज और पैरेलल के बारे में बात नहीं किया है। ऑल द रजिस्टर्स आर डबल्ड, सारे रजिस्टर को डबल कर दिया तो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या होगा? देखो, मैं यहाँ पे पहले सीरीज कनेक्शन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम सीरीज में भी जोड़ सकते हैं और पैरेलल में भी बात कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना। तो मैं एक एग्जांपल से ले लूंगा, तो आप लोगों को जो है ना, वो काफी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसको ले रहा हूँ 2 ओम। इसके बाद इसको ले रहा हूँ 4 ओम। इसको ले रहा हूँ मैं सॉरी, इसको मैं ले रहा हूँ 3 ओम। जो 2 3 4, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट का जो है ना, वो बैटरी लगा हुआ है। आप ये बताओ कि ये 2 वोल्ट, 2 ओम में कितना वोल्टेज रहेगा? तो क्या बोलोगे, सर मैं सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगाऊंगा, 2/43729 मल्टीप्लाइड बाय 12, 3 3 और 3 3 चौके 12। तो यहाँ पे हमारा कुछ डेसिमल में आ रहा है। तो मैं डेसिमल में, मतलब इसको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए, मैं इसको ले लूंगा 18। चलो, मैं इसको ले लिया 18।
तो उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो यहाँ पे आ गया हमारा कितना, 2 वोल्ट आ गया ना। यहाँ पे 9 से 2 टाइम्स कर देगा यानी कि 4 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा हो गया कितना, यहाँ पे हमारा 4 वोल्ट हो गया। ये मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। देखो अब 4 ओम में कितना होगा, तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो ये कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट। तो ये हमारा इसके अक्रॉस हो गया 8 वोल्ट। और 3 ओम के अक्रॉस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो ये हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट। ये हमारा 6 वोल्ट है। चलो तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, कर लिया ना। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। हम्म इरेज करने के बाद देखो, अब मैं सारे रेजिस्टेंस को क्या करूंगा, डबल कर दूंगा। तो डबल कर दूंगा यानी कि ये मैं क्या करूंगा, इसको 4 कर दूंगा। ये 4 ओम का हो गया, ये हमारा 8 ओम का हो गया, और ये जो हमारा लास्ट वाला है वो हमारा 6 ओम का हो गया। और हमारा वोल्टेज तो वही रहेगा ना, 18 वोल्ट। ये इसको चेंज नहीं करना है, हम सिर्फ रेजिस्टेंस को डबल करना है। तो इस कंडीशन में देखो हमारा ये वोल्टेज कितने के बराबर आएगा, वो हमारा हो जाएगा 4/, टोटल देखो 8 4 12 6 18। तो 18 मल्टीप्लाइड हमारा टोटल वोल्टेज है 18। 18 18 कैंसिल हो गया, हमारा होता है 4। तो इसके क्रॉस ये 4 वोल्ट है। इसके क्रॉस निकालो, 8 ओम के क्रॉस, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज, 8/18 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो ये हमारा हो गया 8। तो ये हमारा 8 वोल्ट हो गया। 6 के क्रॉस निकालो, तो ये हो जाएगा हमारा 6/18 मल्टीप्लाइड बाय 18। तो ये हमारा हो जाएगा 6 यानी 6। तो देखो वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ भी 4 वोल्ट है, यहाँ पे 8, तो 8 6, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 6। तो यानी कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस डबल कर दिए सीरीज कनेक्शन में, तो हर एक रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक साथ जो है ना सभी को डबल कर दीजिए। आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 टाइम कर दो, कुछ भी कर दो, वो जो है ना आप लोगों का वोल्टेज जो है ईच रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो है ना वो नहीं बढ़ेगा सीरीज कनेक्शन में। अब हम लोग बात करेंगे किसमें, पैरेलल कनेक्शन के बारे में। पैरेलल कनेक्शन में देखो क्या होता है कि वोल्टेज ये है, और ये हमारा हो गया पैरेलल। ये एक रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है, ये तीन रेजिस्टेंस है, ऐसे करके बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो कुछ भी वैल्यू है, तो हमेशा पता होगा कि वोल्टेज जो है ना पैरेलल में सेम होता है। तो अगर ये वोल्टेज वी है ना, तो यहाँ भी वोल्टेज वी होगा, यहाँ भी वोल्टेज जो है वो वी होगा। यानी कि तुम यहाँ पे हमारा आर को तुम डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, सभी रेजिस्टेंस को डबल ट्रिपल 1000 टाइम्स कर दो, यहाँ पे वी में जो है ना कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यानी कि पैरेलल में हमेशा क्या होगा, वो वोल्टेज जो है वो सेम ही रहता है। तो रेजिस्टेंस को कुछ भी करो, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर जो है ना वो चेंज नहीं होता है। यानी कि ना ही सीरीज कनेक्शन ना ही पैरेलल कनेक्शन में हमारा वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर जो है ना वो रेजिस्टेंस को डबल करने पे वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे नोट चेंज हो जाएगी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लो क्या बोला है, द कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसफार्मर विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस। तो प्राइमरी इंडक्टेंस को मैं L1 से डिनोट कर देता हूँ, जो कि 30 मिली हेनरी दिया हुआ है, और सेकेंडरी रेजिस्टेंस को मैं L2 से डिनोट कर देता हूँ, जो कि हमारा 40 मिली हेनरी दिया हुआ है। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को 17.32 मिली हेनरी दिया हुआ है। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, कपलिंग कोफिशिएंट। यहाँ पे देखो कपलिंग कोफिशिएंट यानी के की वैल्यू, तो आप लोगों को पता ही होगा ट्रांसफर में एम इक्वल टू के इनटू L1 L2 होता है। हम लोग यहाँ निकालना है के, तो हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई रूट L1 L2। तो एम हमारा कितना है 17.32, ये मिली हेनरी में दिया है, तो 10⁻³ मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद अंडर रूट L1 L2, L1 की वैल्यू कितना है 30, L2 की वैल्यू कितना है 40। देखो दोनों जो है ना वो मिली हेनरी में है। तो 1 मिली हेनरी जो है ना मैं रूट के बाहर निकाल लेता हूँ, 10⁻³ यहाँ पे 10⁻³ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम लोग का सिंपली 17.32 डिवाइडेड बाय, इसको करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 1200 है। 1200 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 17.32 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकता हूँ ना। 400 जो होता है वो 20 का रूट होता है, 400 का रूट जो होता है वो 20 होता है। सर उल्टा बोल दिया मैंने। ये हो जाएगा हमारा 20√3, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से। और इसको हम लिख सकते हैं 17.32 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय √3 का होता है 1.732, आप लोगों को पता ही होगा।
तो यहाँ पे देखो इसको कैलकुलेट करो, तो ये हमारा हो जाएगा 1732। मैं डेसिमल को हटा दे रहा हूँ, ये 20 × 100 हो जाएगा। 100 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से डेसिमल को हटा दिया मैंने, इसमें से डेसिमल को हटा दिया, इसलिए हमारा 100 डाल दिया नीचे। और मल्टीप्लाइड बाय 1732, इसमें से भी डेसिमल हटा दिया, तो इसमें हम लोग को ऊपर जो है ना 1000 डालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक डिजिट के बाद ही डेसिमल है। अरे भाई, तो चलो, तो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया। हमारा बच कितना गया, डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा बच गया 10/20, या इसको 0.5 बोल सकते हैं। तो यही हमारा हो गया कपलिंग कोफिशिएंट, हमारा 0.5 जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 नंबर क्या बोला है कि कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ द ट्रांसफार्मर विल नेवर एक्सीड। तो देखो कपलिंग कोफिशिएंट क्या होता है, ये कोई एक ट्रांसफार्मर है, इसका प्राइमरी वाइंडिंग है, इसका यहाँ पे जो है ना ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग से जो है ना एक फ्लक्स जनरेट होता है, एक फ्लक्स जनरेट होता है ऐसे करके। तो फ्लक्स जो है ना इससे लिंक होता है इसके सेकेंडरी से, इसके सेकेंडरी वाइंडिंग से, और इसके बाद यहाँ पर जो है ना इसमें भी फ्लक्स जनरेट होता है। यानी कि प्राइमरी में फ्लक्स जनरेशन की वजह से सेकेंडरी में जो है एक ईएमएफ इंड्यूस होता है एक्चुअली, जो कि हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ वो क्या ईएमआई बोलते हैं ना, ईएमआई बोलते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो यहाँ पे देखो, यानी कि प्राइमरी में जितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है ना, उससे कम हमेशा सेकेंडरी में जनरेट होता है। तो हमारा जो है ना, अगर म्यूचुअल, तो वही मतलब प्राइमरी का कितना परसेंट जो है ना हमारा सेकेंडरी में फ्लक्स पहुंच रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग कपलिंग कोफिशिएंट। यानी कि कितना परसेंट जो हमारा फ्लक्स है ना वो कपल्ड हो रहा है सेकेंडरी के साथ प्राइमरी का। तो अगर वो 0.5 है, यानी कि हमारा प्राइमरी जो हमारा 25% जो है वो कपलिंग हो गया, 75% जो है वो हमारा जो है वो कपलिंग हो गया। इसका मतलब 1 का मतलब है कि हमारा 100% जो है वो कपलिंग हो गया, यानी कि जितना प्राइमरी का जो फ्लक्स है ना, प्राइमरी का फ्लक्स 5 है, हमारा सेकेंडरी का भी फ्लक्स जो है ना वो 5 है, यानी कि 100% कपल हो गया। इसको आइडियल कपलिंग बोलते हैं। वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ऐसे करना, क्योंकि हमेशा हमेशा लीकेज फ्लक्स होता है। तो और वो हमेशा ना एक रहेगा, यानी कि जितना प्राइमरी में आपका फ्लक्स जनरेट हो रहा है उतना सेकेंडरी में में आपका पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि प्राइमरी से जो है ना ज्यादा, अगर एक से ज्यादा हो गया ना आपका कपलिंग कोफिशिएंट, तो सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, अगर हमारा कपलिंग कोफिशिएंट एक से ज्यादा है ना, जो कि हो ही नहीं सकता है क्योंकि गलत ही है। इसके कहने का मतलब है कपलिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 मीन्स हमारा प्राइमरी का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी के, हमारा सेकेंडरी का जो फ्लक्स है एक्चुअली प्राइमरी के फ्लक्स से ज्यादा है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। तो इससे हमारा जो है ना कपलिंग कोफिशिएंट जो है वो एक से कभी एक्सीड नहीं करता। देखो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन आदमी को बना सकते हैं। यहाँ पे पूछ तो दिया है कि कपलिंग कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसफर नेवर एक्सीड, तो हम कभी एक्सीड नहीं करेगा 1। लेकिन यहीं पे अगर पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन नॉट बी अ कपलिंग कोफिशिएंट, तो ये 1.5 हो जाता है उसके अनुसार। ये 1 तो कपलिंग कोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन 1.5 जो कपलिंग कोफिशिएंट ना वो नहीं हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा कि नेवर एक्सीड मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो कि 1 है, 1 पे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ट्रिकी बना सकता था इसको। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप इंट्रिंसिक लाइट। तो आप लोगों को पता होगा कि ये हमारा एनर्जी लेवल है। यहाँ पे हमारा लोअर एनर्जी लेवल जो रहता है ना वो हम बैलेंस बैंड बोलते हैं। हायर एनर्जी लेवल जो रहता है ना वो हमारा कंडक्शन बैंड होता है। यानी कि हम लोगों को अगर किसी में कंडक्शन स्टार्ट करना है, तो वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर चला गया, यानी कि ये हमारा कंडक्शन हो गया। वैलेंस बैंड मतलब बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड मतलब वो चलता हुआ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, यानी कि वो एक कंडक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर ये गैप ज्यादा है, तो ये हमारा कंडक्शन नहीं कर पाएगा। तो हमारा बोल रहा है कि फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो एन टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कहाँ लाई करता है। तो एन टाइप का हमेशा जो है ना
वैलेंस बैंड से ऊपर और कंडक्शन बैंड से थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये थोड़ा सा नीचे एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बनता है एन टाइप में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। इसको डोनर एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। तो वो हमेशा जो है ना कंडक्शन बैंड के नीचे जो है वो बनता है, मतलब कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे, वैलेंस बैंड से बहुत ज्यादा ऊपर होता है। कंडक्शन बैंड के थोड़ा सा नीचे एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल फॉर्म हो जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, जिसको हम लोग डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या रहता है कि इससे नीचे ना सभी बॉन्डेड है, यानी कि कम एनर्जी लगता है यहाँ से डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होती है। यानी कि अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना, उसको बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी चाहिए कंडक्ट करने के लिए, कहने का मतलब यही है, रादर देन एक प्योर सेमीकंडक्टर के। तो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल जो है ना एन टाइप में, वो किसके रहता है, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। वहीं पे बात कर ले हम लोग। अब डोनर का लगे तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल देखेंगे, तो हमारा जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर रहता है। वैलेंस बैंड के ऊपर जो रहता है ना, एक डिस्क्रिप्ट एनर्जी लेवल फॉर्म हो जाता है, जो कि पी टाइप में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसको एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों एनर्जी लेवल के मुकाबले ज्यादा जो है हम लोग को एनर्जी की जरूरत पड़ती है जब उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजना है। तो वहीं पे ये हमारा हो गया एन टाइप का, पहला वाला ये हमारा एन टाइप का, और नीचे वाला जो हो गया ये वाला डिस्क्रीट लेवल, वो पी टाइप का। और इसके बीचों बीच जो है ना एक एनर्जी लेवल होता है जो इंट्रिंसिक के लिए होता है, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये हमारा बीच में होता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक एनर्जी लेवल होता है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो है वो एनर्जी लेवल बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछ दिया, देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल जो है वो लाइज सेंटर ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर कि फॉरबिडन एनर्जी गैप के बीच में जो है, सेंटर में जो है वो लाई करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है ना वो सेमीकंडक्टर नहीं है। तो नॉर्मली देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कि वैलेंस वैलेंस बैंड में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो जाता है हमारा सेमीकंडक्टर। अगर 4 से कम है तो वो मेटल, 4 से ज्यादा है तो वो हो जाता है हमारा नॉन मेटल। तो लेकिन यहाँ पे देखो जर्मेनियम जो है ना, जर्मेनियम जर्मेनियम जो है वो 31 है। 31 जो है ना इसका होता है, जर्मेनियम का, सॉरी, जर्मेनियम का 32 होता है। जो जिसका वो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखें तो वो हो जाता है 2, 8, 18। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 18, 2, 20, 8, 28, 4, 32। तो यहाँ पे देखो हम लोग वैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन देखे ना, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर हम लोग कह सकते हैं अभी के लिए। उसके बाद सिलीनियम देखो यहाँ पे, सिलीनियम होता है 34। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 2, 8, 18, यहाँ पे 6। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे नहीं है, लेकिन ऐसा ये पैरामीटर नहीं है किसी भी एलिमेंट को ये कह देने का कि वो सेमीकंडक्टर है, मेटल है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड को देख के। ऐसा नहीं होता है। मेनली जो होता है ना, वो हम लोग देखते हैं एनर्जी बैंड गैप पे। तो हमारा जो है ना, अगर एनर्जी बैंड गैप ईजी जिसको बोलते हैं, अगर वो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर बाय, यानी कि नियर बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर की एक सेमीकंडक्टर है। और अगर उसका एनर्जी गैप जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, या जिसमें कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है कंडक्शन करने में, तो ये होता है मेटल का। तो ये जो रहता है एनर्जी गैप, ये हमारा होता है किस चीज का, सेमी कंडक्टर का। और ये जो रहता है हमारा, ये होता है कंडक्टर का। और एनर्जी गैप ग्रेटर देन 5 वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे ज्यादा हो तो ये होता है हमारा किसका, इंसुलेटर का। तो
हम लोगों को मेटल मेटल है या सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है वो फाइंड करने के लिए हम लोग उसका एनर्जी लेवल देखते हैं, ना कि उसके वैलेंस बैंड में कितना इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो सिलीनियम है ना, सिलीनियम जो है वो एक सेमीकंडक्टर है, क्योंकि जब भी सोलर सोलर पैनल पड़ा होगा तो सोलर पैनल में जो ये छोटे छोटे सिल्वर कलर के मार्क्स होते हैं ना ऐसे करके, तो वो जो रहता है ना वो सिलीनियम ही रहता है। तो सिलीनियम का यूज जो है ना, इसमें सिलीनियम का एक रहता है कि इसका सिलीनियम का एनर्जी बैंड गैप के ना लगभग अप्रोक्स 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे रहता है। तो यहाँ पे देखो इसका बैंड गैप बहुत ज्यादा कम है, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी चाहिए इसको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से लेके उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो ये हमारा एक सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में आता है सिलीनियम। साथ में इसका यूज जो है ना हम लोग सोलर प्लेट में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्लियरली यहाँ पे है। जर्मेनियम में चलो ये तो दिख रहा है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, और जर्मेनियम का हम लोग को बैंड गैप भी पता है कि काफी कम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट साइज होता है। तो टेम्परेचर पे भी वेरी करता है, तो जर्मेनियम भी हमारा सेमीकंडक्टर ही है। गैलियम आर्सेनाइड वो भी सेमीकंडक्टर का ही कंपोनेंट है। हम लोग लेजर देखते हैं ना, तो लेजर में हम लोग गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके, एलईडी में भी हम लोग गैलियम आर्सेनाइड यूज करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड अगर हम लोग एलईडी में यूज करते हैं तो हम लोग को इंफ्रारेड रे मिलता है, आप लोगों को पता होगा। जर्मेनियम का तो हम लोग जो है ना वो ट्रांजिस्टर ही बनाते हैं। तो ये सारे जो है ना हमारे जो है सेमीकंडक्टर्स है। ये सिलिका जो है ना, एक्चुअली सिलिका जो किसको बोलते हैं पता है? वो सिलिकॉन ऑक्साइड को बोलते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड को। तो सिलिकॉन ऑक्साइड जो रहता है ना, ये एक इंसुलेटर है, ये एक सेमीकंडक्टर नहीं है। ये एक इंसुलेटर है। यहाँ पे कुछ भी कंडक्शन नहीं होता है, ये ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर देता है, जो कि यहाँ से करंट फ्लो नहीं होती है। तो ये एक इंसुलेटर है। तो सिलिका जो है ना वो कुछ नहीं, बस वो सिलिकॉन ऑक्साइड है। वो क्या है? एक सिलिकॉन ऑक्साइड है जो कि एक इंसुलेटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल फॉर्म्ड ड्यू टू द डोपिंग ऑफ एन टाइप मटेरियल। तो अभी हमने बात किया कि एन टाइप मटेरियल पे जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल बोलते हैं। और मिड एनर्जी लेवल ये हमारा इंसुलेटर हमारा उसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है। और डोनर एनर्जी लेवल, सॉरी सॉरी सॉरी, एन टाइप का जो है ना उसको हम लोग डोनर एनर्जी लेवल बोलते हैं। ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है ना वो पी टाइप का है, वो पी टाइप का है। इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल जो है ना वो हम लोग बोलते हैं इसको इंट्रिंसिक को। इंटरमीडिएट एनर्जी लेवल बोलो या मिड एनर्जी लेवल बोलो, दोनों एक ही बात है। तो वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखा था। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल? सोलर सेल में हम लोगों ने बात किया था ना कि हम लोग सिलीनियम भी यूज करते हैं। सिलीनियम के साथ जो है ना हम लोग ये सेमीकंडक्टर मटेरियल भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। तो वो कौन कौन से है? तो गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम आर्सेनाइड है, कैडमियम सल्फाइड है। यानी कि सभी जो है ना हम लोग यूज करते हैं। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सभी हम लोग एक सोलर सेल बनाने में यूज करते हैं। तो उसके बाद देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्टिव डिवाइसेस। तो यहाँ पे देखो पहले तो ये समझो कि एक्टिव डिवाइस क्या होता है। तो एक्टिव डिवाइस कोई है, एक्टिव डिवाइस, एक्टिव डिवाइस कोई वही होता है जो कि हमारा इन्फिनिट टाइम के लिए जो है ना, इन्फिनिट टाइम के लिए क्या करे? एनर्जी प्रोवाइड कर सके, इन्फिनिट टाइम के लिए हमको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो ये होता है हमारा एक्टिव। साथ में ही दूसरा है कि इसमें जो है ना इंटरनल एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का जो है वो भी प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डिवाइस। तो यहाँ पे देखो ट्राइक की बात करेंगे तो ट्राइक जो है ना वो ट्रांजिस्टर के ही फैमिली से आता है। तो ट्राइक जो है हमारा, और हमारा जो एक स्विचिंग डिवाइसेस है जो कि ट्रांजिस्टर के फैमिली से आता है। यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे होल्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो है ना हमारा ट्राइक एक एक्टिव एलिमेंट है। वहीं पे माइक्रोफोन देखो, इसको जो है ना हमको एडिशनल एनर्जी सोर्स चाहिए माइक्रोफोन को यूज करना है। तो उसके बाद स्पीकर को भी यूज करना है। तो ट्रांसफार्मर में आप लोग बोलोगे सर ट्रांसफार्मर में तो प्राइमरी का वोल्टेज कुछ और रहता है, सेकेंडरी का वोल्टेज ना ज्यादा भी हो जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखो, सेकेंडरी का वोल्टेज जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। तो ये तो एम्पलीफाई कर रहा है ना, तो ये क्यों नहीं है? तो देखो ये जो है ना एम्पलीफाई सिर्फ वोल्टेज को कर रहा है।
तो जब भी वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है ना ट्रांसफर, तो करंट जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि पावर जो है ना, पावर जो है हमेशा जो है ट्रांसफार्मर में वो कांस्टेंट ही होता है। यानी कि अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है उस टाइम पे करंट जो है वो डिक्रीज कर देता है, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर जाता है। यानी कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसलिए ट्रांसफार्मर जो है एक एक्टिव डिवाइस नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूँ कि आप लोग बताओ कि ये चार्ज कैपेसिटर जो है ना, चार्ज कैपेसिटर एक्टिव है या पैसिव कंपोनेंट, वो आप लोगों को बताना है कमेंट में। दोनों में देखो क्या बोला है कि सिमिट ट्रिगर इज यूज फॉर, तो सिमिट ट्रिगर का हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो सिमिट ट्रिगर तो पता ही है कि स्क्वायर वेव आउटपुट देता है। तो स्क्वायर वेव यानी कि पल्स शेपिंग के लिए उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, कि पल्स को अच्छा शेप देने के लिए हम लोग स्क्वायर वेव का यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ VGS दैट मेक ID अप्रोक्सीमेट टू जीरो। तो VGS की वैल्यू क्या होगी जो ID को जो है ना अप्रोक्सीमेटली जीरो कर दे। तो यानी कि ये क्वेश्चन जो है ना जेफेट का है, जहाँ पे ID यानी कि ड्रेन करंट का फॉर्मूला होता है IDSS, यानी कि सेचुरेशन करंट इंटू 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ड्रेन करंट का जो है ना फॉर्मूला होता है कि जेफेट में। तो यहाँ पे अगर हम लोग VGS को हम लोग VP यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर कर दे, तो ये जो है हमारा हो जाएगा 1। जब भी 1 होगा तो ये 1 - 1 जीरो हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी कि VGS इक्वल टू VP कर देंगे तो हमारा ID जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो यानी कि VGS शुड बी पिंच ऑफ वोल्टेज BP। तो वो इस कंडीशन में हमारा जो है ड्रेन करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following subject to damage electrostatic discharge। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज को कौन सा जो है ना डैमेज किस को डैमेज कर सकता है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज क्या होता है कि जैसे भी हम लोग मूव करते हैं, हम लोग डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं, या अगर हम अपने हाथ को भी ऐसे रब करते हैं तो हमारे हाथों में जो है ना एक एनर्जी जो है ना वो जनरेट हो जाती है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। तो उसको डिस्चार्ज करना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर तुम हाथ को ऐसे रब करके एक देखा होगा ना बहुत ज्यादा फेमस बहुत ज्यादा वायरल वीडियो सब आती है, जिसमें वो कंबल सर पे ऐसे जब भी उसको वो करता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज उससे पैदा हो जाता है, और वो अपना पैर को ग्राउंड में नहीं सटाएगा। वो चप्पल पहना होगा, नहीं तो पैर को उठाए रखेगा, ऐसे गैस में टच करेगा, वो गैस जो है ना लाइट अप कर जाता है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज की वजह से ही होता है। तो इसका तो वो जो है ना हमारा बॉडी में जो है ना हमेशा चार्जेस रहते हैं, उसको डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वैसे करोगे ना तो आप अगर हाथ में कोई भी कंपोनेंट लोगे तो उसमें भी जो है वो स्टैटिक एनर्जी जो है तो उसमें ट्रेवल होता है, उससे वो हमारा डैमेज हो सकता है। तो वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से सेंसिटिव होता है और उससे डैमेज हो सकता है। तो हमारा मॉसफेट, मॉसफेट जो है ना यहाँ पे वो होता है। मॉसफेट क्यों होता है कि मॉसफेट में देखोगे कि हमारा जैसे मान लेते हैं कि हम लोग मॉसफेट कैसे बनाते हैं, एक पी टाइप का सबस्ट्रेट है, यहाँ पे एनवेल रहता है, और यहाँ पे जो है ना हम लोग ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड लेयर फॉर्म करते हैं ना। ये जो ऑक्साइड लेयर है इसका काम क्या रहता है कि ये सोर्स और ड्रेन, ये ड्रेन है और ये सोर्स है, दोनों को जो है ना कनेक्ट नहीं होने देता है ऑक्साइड लेयर। यानी कि दोनों को सेपरेट करके रखता है। ये ऑक्साइड लेयर जो रहता है ना ये क्या रहता है, ये वेरी थिन रहता है, मतलब बहुत ज्यादा पतला रहता है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इसके थ्रू पास किया ना तो ये जो हमारा इंसुलेटर इंसुलेशन लेयर है तो वो क्या हो जाएगा, ये हमारा मतलब खराब हो जाएगा। यानी कि ये हमारा इंसुलेशन जो है ना वो रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के थ्रू जो है ये डिमोलिश हो जाएगा। उसके कंडीशन में क्या करोगे, जब भी कोई हमारा मॉसफेट खराब हो जाता है, यानी कि मॉसफेट खराब होता है उसका मतलब यही है कि ये जो ऑक्साइड लेयर है ना वो बीच का जो है वो शॉर्ट हो जाता है। यानी कि हमारा ड्रेन और सोर्स, ये सोर्स है, तो ड्रेन और सोर्स जो है ना हमारा शॉर्टेड जब भी दिखे तो समझ लो कि मॉसफेट खराब हो गया है। तो हम लोगों को जो है ना इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से बचाने के लिए हम लोग मॉसफेट को बताएंगे। इस सब को देखो SCR है, SCR तो एक पावर स्विचिंग डिवाइस है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसको तो कैसे भी आप लोग यूज कर सकते हो। जेफेट में देखो कोई भी ऑक्साइड लेयर नहीं होता है, वहां पे तो पूरा पीएन जंक्शन ही होता है।
बीजेटी तो हमारा पीएन जंक्शन ही है। तो इसमें जो है ना हम लोगों को इन तीनों ऑप्शन में हम लोग को उसको इलेक्ट्रिक स्टैटिक डिस्चार्ज से बताने की जरूरत नहीं है, मॉसफेट को जरूरत है। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा मॉसफेट। क्या बोला फिफ्थ क्वेश्चन देखो कि हाई इनपुट रेजिस्टेंस फॉर द जेएफईटी इज ड्यू टू, मतलब जेएफईटी में हमारा हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्यों होता है, ये हम लोग को बताना है। तो वो जो होता है ना हमारा, अगर जेफेट देख लो तो जेफेट कुछ हमारा ऐसा होता है कि ये हमारा एन टाइप जेफेट बनाओ तो ये हमारा एन टाइप रहता है, इधर भी एन टाइप रहता है, ये हमारा पी टाइप रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक वो जैसे वो रिवर्स बैच रहता है ना, वैसे वैसे ये बढ़ते जाता है। तो ये जो हमारा है ये हमारा गेट टर्मिनल है, इस साइड भी गेट टर्मिनल है, दोनों गेट जो है वो इंटरनली शॉर्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे ड्रेन आता है हमारा, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारा सोर्स रहता है। तो ये जो है ना हमारा एन टाइप है ना, और यहाँ पे हमारा प्लस रहता है, ऐसे रहता है। तो ये जो हमारा एन टाइप है ना वो हमेशा रिवर्स बैच में रहता है, यानी कि VGS जो रहता है ना, VGS जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहता है, यानी कि ये पॉजिटिव में रहता है, जिससे कि हमारा ये जो ना, हमारा ये जो है ना हमेशा रिवर्स बैच में दिखता है, गेट टू सोर्स। तो गेट टू सोर्स जो है ना हमेशा रिवर्स बैच में रहता है, रिवर्स बैच में जो भी रहता है तो उसका जो रहता है हमारा रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा दिखाता है रिवर्स बैच में, क्योंकि आइडियली रिवर्स बैच एक ओपन सर्किट रहता है। तो उस कंडीशन में हमारा इनपुट रेजिस्टेंस क्या दिखाएगा, बहुत ही ज्यादा दिखाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गेट सोर्स जंक्शन जो है ना वो रिवर्स बैच में रहता है, इसीलिए हम लोगों का इनपुट इम्पीडेंस जो है बहुत ही ज्यादा हाईफाइड होता है जेफेट में। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात कर ले मॉसफेट की, तो मॉसफेट में हमारा जो है ये ऑक्साइड लेयर होता है ना, ऑक्साइड लेयर की वजह से जो है हमारा इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है। तो ये बात याद रखना, यहाँ पे की पॉइंट ये है, यहाँ पे जेफेट दिया है। अगर यहीं पे मॉसफेट लेयर रहता, तो अगर यहीं पे मॉसफेट रहता तो हमारा ये आंसर रहता कि मेटल ऑक्साइड लेयर जो है ना उसकी वजह से हमारा इनपुट इम्पीडेंस जो है वो हाई होता है। इसमें बात करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में, देखो क्या बोल रहा है। इन द सर्किट सेकेंडरी वोल्टेज इज 40 वोल्ट AC। तो ये जो है हमारा, ये हमारा सेकेंडरी का वोल्टेज है जो कि हमको 40 वोल्ट दिया है। चलो हमारी ये 40 वोल्ट है। व्हाट इज द पीक लोड वोल्टेज ऑफ अक्रॉस 300 ओम। ओके, 300 ओम रेजिस्टेंस ये है ना, इसके अक्रॉस हम लोग को निकालना है पीक लोड वोल्टेज, यानी कि हम लोग को VM मैक्सिमम जो है वो निकालना है वोल्टेज। उसे तो व्हाट इज द DC वोल्टेज, तो हम लोग को VDC भी निकालना है, DC वोल्टेज। देखो ये 3 ओम 300 ओम है, ये यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है। अरे आप क्लियरली देखो तो यहाँ भी ग्राउंड है। अगर मैं इस ग्राउंड को ऐसे मिला दूं तो आप लोगों को कोई आपत्ति है क्या? नहीं होनी चाहिए, मुझे भी नहीं है। मैं इस ग्राउंड को जो है ना लेके इधर मिला दे रहा हूँ। तो सर इमेजिन करो कि 300 को मैं इधर से हटा के ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे 300 है, लिख सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। तो ऐसे भी ये लिखूंगा तो आप लोगों को ये क्लियरली दिख जाएगा कि ये जो है ना हमारा क्या है, सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर है। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि हमारा आउटपुट जो होता है ना वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ऐसा ही आता है। ये हमारा जो है ना वो फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसका आउटपुट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे अगर हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें तो ये जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है ना वो VM होता है, जो कि हम लोग कैलकुलेट करना है। तो VM जो रहेगा ना वो हमेशा कितना होता है, बाय √2 होता है। या हम लोग लिख सकते हैं कि VRMS = VM/√2। तो ये हमेशा डिवाइड बाय √2 रहेगा। नहीं ये मैंने गलती लिख दिया क्या, ये उल्टा लिख दिया मैंने। एक्चुअली ऐसा रहता है कि VRMS = VM/√2। अब ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है VM। तो वो हमारा हो जाएगा VRMS जो कि हमारा 40 वोल्ट दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय √2, यानी कि 40 डिवाइड बाय √2 1.414। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14.14 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 56, 56.56। ये हमारा हो गया मैक्सिमम वोल्टेज VM, यानी कि पीक वोल्टेज जो है हमारा हो गया वो हमारे इस फॉर्मूले से निकल गया। तो ये हमारा हो गया कितना, 56.56 वोल्ट।
उसका तो VDC, तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का जो होता है ना, डीसी वोल्टेज का फॉर्मूला 2Vm/π होता है। तो Vm तो हमने अभी कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूला में रखो और आंसर पाओ। वैसे आप लोग इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक बार Vm कैलकुलेट करो और देखो एक ही ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। तो ये जो क्वेश्चन था ना एक्चुअली, वो था हमारा किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का सेंटर टैप का। उसके बाद हम लोग इसकी बात करेंगे, क्या हो रहा है कि पावर सप्लाई हैज अ फुल लोड वोल्टेज ऑफ 20 वोल्ट, यानी कि VFL दिया हुआ है यहाँ पे, फुल लोड वोल्टेज जो कि दिया है कितना 20 वोल्ट। उसके बाद बोला कि नो लोड वोल्टेज, यानी कि वी नो लोड वोल्टेज जो है ना, व्हाट विल इज नो लोड वोल्टेज, तो हम लोग को निकालना है एक्चुअली है। इफ इट्स वोल्टेज रेगुलेशन है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो हमारा 2.5% किया है। तो देखो जब भी हमारा वोल्टेज रेगुलेशन दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, बताओ। वोल्टेज रेगुलेशन का होता है वी नो लोड माइनस वी फुल लोड अपॉन वी फुल लोड का फुल लोड। तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे 2.5% दिया है, तो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा, इक्वल टू नो लोड हम लोग को निकालना है, तो यानी कि VNL हम लोग को फाइंड करना है। VSL दिया हुआ है 20 डिवाइड बाई 20, बहुत ही ज्यादा सिंपल और साधारण क्वेश्चन। इसको मैं इधर से 5 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 इधर, इक्वल टू VNL माइनस 20, या VNL इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस 0.5 इक्वल टू 20.5 वोल्ट। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली मैंने क्वेश्चन जो है ना ऑलरेडी सॉल्व किया था, लेकिन वो वीडियो जो है ना सेव नहीं हो पाया किसी वजह से, तो इसलिए वो दिखा है यहाँ पे। क्या बोल रहा है कि एन एम्पलीफायर हैज अ इनपुट सिग्नल ऑफ 5 वोल्ट, तो कोई एम्पलीफायर है, उसका इनपुट सिग्नल जो है ना, उसका वोल्टेज दिया है कितना 5 वोल्ट, यानी कि वी इन। उसके बाद एट 1 मिली एम्पियर, यानी कि आई इन, इनपुट करंट भी दिया है कितना 0.1 मिली एम्पियर। उसके बाद हमारा आउटपुट जो है, आउटपुट एम्पलीफायर प्रोवाइड और 10 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे करंट दिया गया है, आउटपुट जो है वो 10 मिली एम्पियर का है, और वो लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 450 ओम। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है पावर गेन। तो पावर गेन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा आउटपुट पावर गेन, हमेशा आउटपुट बाय इनपुट होता है ना, हमें पावर गेन निकालना है, तो आउटपुट पावर डिवाइड बाय ये हमारा हो जाएगा इनपुट पावर। आउटपुट पावर कितना हो जाएगा हमारा वी इन अपॉन आई, वी इन इंटू आई इन, यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मिली एम्पियर में है, तो मैं 10 टू द पावर -3 डाल देता हूँ इधर, डिवाइडेड बाय इनपुट। इनपुट पावर कितना है, सॉरी ये हमारा इनपुट पावर है एक्चुअली। इनपुट पावर हम लोग नीचे डालेंगे, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3, क्योंकि वो मिली एम्पियर में। आउटपुट पावर हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर, पी इक्वल होता है ना आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई आउट स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यहाँ पे मिली है तो 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। आई स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू कितना है 450। आप लोग इसको सॉल्व करो और आंसर पाओ। वेरी सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजिली आंसर आ जाएगा। तो आप लोग अगर चाहो तो मैं देखो ये यहाँ पे 0.1 है ना, मैं 0.1 को यहाँ से हटा के इधर एक और जीरो डाल सकता हूँ क्या? हाँ सर बिल्कुल डाल सकते हो, तो ऊपर हो गया 1000, और 10 टू द पावर से ये कर देगा कितना 10 टू द पावर -3, और इससे ये कर जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे देखो कितना बच गया हमारा 45 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 9, तो हमारा 9 हो गया आंसर, हमारा गेन कितना है 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना मैंने सॉल्व किया था एक्चुअली। तो हम लोग इसको फिर से, चलो मैं इसको पहले मिटा लेता हूँ फिर तो सॉल्व करेंगे। तो चलो मैंने जो है ना इसको लिया, मिटा लिया है, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे बोलो, देखो क्या बोल रहा है, द आइडियल ऑप एम्प शोन इन फिगर, तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को वी नॉट जो है ना वो कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो मेरा जो है ना सिंपल सा एक फंडा है, मैं एक फंडा बताता हूँ आप लोगों को, कि मैं जो हमेशा जो है ना इसको सुपरपोजिशन से थ्योरम से सॉल्व करने का ज्यादा कोशिश करते हुए, तो जो कि मुझे बहुत इजी लगता है, आई होप कि आपको भी जो है ना वो काफी ज्यादा इजी होगा। देखो ओपैम्प का जो रहता है ना, आइडियल ओपैम्प रहता है, तो उसका जो इनपुट इम्पिडेंस है, आइडियल ओपैम्प का इनपुट इम्पिडेंस जो रहता है ना, वो क्या रहता है, वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि इनपुट में कोई करंट नहीं जाएगा, ये यानी कि
यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे जीरो करंट जाएगा, यहाँ पे जीरो करंट जाएगा। अगर करंट जीरो जा रहा है तो यानी कि ये ओपन है, यानी कि इसमें कनेक्शन ही नहीं है कोई, यानी कि इसको आप लोगों को देखना ही नहीं है। यानी कि अगर ये हम लोग पाथ देखे तो आप लोगों को कुछ ऐसा पाथ दिखेगा जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये देखो। तो ये जो है हमारा, ये 2 वोल्ट हो गया, ये 1K हो गया, ये हमारा हो गया 5K। ये मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग को ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इसका वोल्टेज निकालना है कि यहाँ का वोल्टेज जो है ना VX, ये क्या होगा। तो यहाँ से VX निकालने के लिए सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद पहले जो है ना, ये जो हमारा पहला वोल्टेज है 2, वो रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपोजिट रेजिस्टेंस, यानी कि 2 के पास वाला जो रेजिस्टेंस है ना उससे नहीं, उसके अपोजिट जो है 5 किलो ओम, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अब दूसरे साइड का वोल्टेज जो कि हमारा वी नोट है ये वाला, तो हम लोग वी नोट लेंगे और उसके अपोजिट के रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपोजिट का रेजिस्टेंस कितना है, 1K है, तो इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो भी रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए, इधर 5 से इधर 1 से, इन दोनों को सम कर देना है, यानी कि इधर 5 + 1 कर देना है। ठीक। अब आप लोग को इसको सोल्व करना है। तो वी एक्स हमारा कितना देगा, 5 × 10 प्लस वी नोट डिवाइडेड बाय 6 है। अब यहाँ पे देखो, सेम थिंग यहाँ पे ये वाला आप फॉलो करो, ये वाला हमारा। चलो मैं इसको जो है ना फिर इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ये हमारा इधर है, फिर हमारा ये 8K है, ये हमारा जो है ना ये ग्राउंड है, ये हमारा 3 वोल्ट है, ये हमारा 1K है। हम लोग को निकालना है यहाँ पे, मैं इसको लिख देता हूँ VY। तो हम लोग को निकालना क्या है, VY। तो आप यहाँ पे सिंपल जो वोल्टेज डिवाइडर से ही लगा निकाल सकते हो। मैं पहले वोल्टेज डिवाइडर से लगा निकाल देता हूँ, क्योंकि ये ग्राउंड है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर से निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे वी नोट है, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं था, इसलिए हम लोग ना ऐसे इसको वोल्टेज डिवीजन से नहीं निकाल पाए। तो आप लोग यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन आप लोगों को पता ही होगा कैसे करते हैं। मैं इसको जो है ना, इसको भी सुपरपोजिशन से ही निकाल देता हूँ। देखो क्या करेंगे, पहले 3 जो है उसके 3 मल्टीप्लाइड बाय, मैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय उसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, पास वाला नहीं, ये वाला 8K, 8 डाल दिया। प्लस उसके बाद इधर ये वाला दूसरा वाला वोल्टेज जो कि ग्राउंड है, यानी कि ये 0 वोल्ट है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय इसके उल्टा वाला रेजिस्टेंस, ये हमारा 1K है ना, तो ये वाला हमारा हो गया 1K, 1 डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा, जो भी हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया ना, उसी को ऐड करना है। तो ये हमारा 8 + 1 हो गया 9 है, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारा VX इतना आया और VY इतना आया। आप लोगों को पता ही होगा कि वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से, यहाँ पे देखो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट से हमारा VX जो है ना वो VY के बराबर हो जाता है, यानी कि ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट VGC, हमारा जो VX है वो VY के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हमारा VX है, ये हमारा VY के बराबर हो जाएगा, यानी कि 24/9 के बराबर हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो और आंसर पालो। यहाँ पे जो 6 डिवाइड में है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई में कर सकता हूँ क्या, मल्टीप्लाई विद 6, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, यहाँ पे 3 8 द 24, 16 हो गया। अब यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, आ, ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस वी नोट इक्वल टू 16, और वी नोट इक्वल टू 16 - 10 इक्वल टू 6 वोल्ट। काफी ज्यादा जो है ना सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो ना दोबारा देख लो, आपको आ जाएगा। यहाँ पे देख लो कि डिफरेंशियल गेन जो है ना वो 20,000 दिया हुआ है, CMRR जो है ना 80 dB दिया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। तो CMRR जो है ना, कॉमन मोड रिजेक्शन देखिए इसको बोलते हैं। वो डीबी में जो होता है ना, वो होता है क्या, 20 log फैक्टर वैल्यू, CMRR का जो फैक्टर वैल्यू है ना वो। तो यहाँ पे दिया हुआ है 80 = 20 log, जो हमारा CMRR है, जो फैक्टर वैल्यू निकालना है वो। तो यहाँ से हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे एक्चुअली बेस 10 होता है, तो 10 होगा। यानी कि अब हम लोग को यहाँ से अगर CMRR निकाले तो हो जाएगा 10⁴, यानी कि 10,000। और आप लोगों को पता ही होगा कि CMRR जो कॉमन मोड डिटेक्टर जो है होता है ADM/ACM, यानी कि डिफरेंशियल मोड गेन डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन।
तो हमारा यहाँ पे CMRR जो है वो 10,000 है। वो हो जाएगा, डिफरेंशियल मोडियन दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है 20,000 डिवाइडेड बाय ACM, कॉमन मोडियन हम लोग को निकालना है। यहाँ से सिंपल कॉमन मोडियन दिख रहा होगा 2 का, तो हमारा 2 जो है हो जाएगा आंसर। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारा, नोट गेट है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट का डॉट आएगा क्या? यहाँ से देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी। हमारा एक्स क्या हो जाएगा, वो ए बी प्लस ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आएगा, जो कि है हमारा एक क्या, ए एक्सनोर गेट है ना ये, ए एक्सनोर बी। एक्सनोर को ऐसे नहीं, आ, ये एक्सनोर का सिंबल था, एक्सनोर को ऐसे हम लोग करते हैं। ये हमारा ए एक्सनोर बी हो गया, ठीक है, एक्सनोर यहाँ पे दिया हुआ है तो ए एक्सनोर बी। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। हो रहा है कि द आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट इज वन, मतलब और लॉजिक गेट का जो है ना आउटपुट वन आना चाहिए व्हेन ऑल इनपुट्स इज लॉजिक जीरो। तो देखो नैंड गेट है, देखो नैंड गेट में जब जीरो जीरो डालोगे तो इन दोनों का एंड होगा, उसका नैंड हो जाएगा, यानी कि आउटपुट वन आ रहा है, तो नैंड गेट हो जाएगा। एक्सॉर गेट देखो, इसमें एक्सॉर गेट भी दिया हुआ है ना, एक्सॉर गेट में अगर ऑल इनपुट जीरो कर दोगे तो उसका वैल्यू जो है ना जीरो आता है। एक्सॉर गेट में क्या होता है, डिफरेंट पे वन वैल्यू होता है, सेम पे जीरो होता है, तो ये तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे नॉर में देखो, नॉर में क्या करता है, जीरो प्लस जीरो और करके उसको नॉर कर देंगे, यानी कि वन आ जाएगा। एक्स नॉर दिया हुआ है, तो एक्स नॉर पे जीरो जीरो पे जीरो जीरो का एक्स नॉर करोगे ना, तो वो जो है वो हमारा वन हो जाता है, तो हमारा बी जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और में देखो जीरो जीरो करोगे तो जीरो ही आएगा, तो ये नहीं होगा। एंड में देखो जीरो जीरो को एंड करोगे तो जीरो ही आएगा, वन नहीं आएगा, हम लोग को लाना है वन। यहाँ पे वो देखो क्या बोल रहा है, 4+1 मक्स से है C1 = 0, तो यहाँ पे मैं दिखा दूं, तो ये है हमारा C1, तो ये है हमारा C0, तो ये जो है ना हमारा C1 कितना है, वो वन के बराबर है। C1 वन है, तो ये हमारा हो जाएगा इधर जीरो। C0 जो है हमारा वन है, तो ये इधर हमारा नोटिकेट है ना, तो ये हमारा हो जाएगा जीरो। देखो इसका जो है ना यहाँ पे इनपुट जा रहा है जीरो से, तो जीरो से एंड जा रहा है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो उसको कंसिडर ही नहीं करना है। ये गेट देखो, इस गेट में यहाँ का इनपुट आ रहा है जो कि वन है, यहाँ का इनपुट वन है। उसके बाद ये वाला जीरो देखो, ये जीरो आपके इधर आ रहा है ना, एक भी जीरो से एंड हुआ तो ये इसका भी आउटपुट जीरो आ जाएगा, इसको भी कंसिडर नहीं करना है। तो ये वाला गेट देखो, यहाँ से देखो आप लोग, ये वाला जो पाथ है ना, इधर से देखो आ रहा है जीरो यहाँ पे, तो ये भी तो जीरो ही हो गया, तो इसको भी कंसिडर नहीं करना है। क्योंकि एंड गेट है ना, एंड गेट में एक भी इनपुट जीरो हो गया तो आउटपुट जीरो, यानी कंसिडर नहीं करने का मतलब यहाँ पे आउटपुट जीरो आएगा, इधर जीरो आएगा, इधर जीरो आएगा। यहाँ पे फिर इस वाले गेट में सबसे लास्ट गेट देखो, ये वन जो है ना इधर से रेंगता हुआ आ जा रहा है वन। फिर ये बीच वाला जो यहाँ पे टर्मिनल है ना बीच वाला, वो देखो यहाँ पे ऐसे करके इधर से, यानी कि ये भी वन ही है, ये भी हो गया हमारा वन, और ये हमारा कितना X1 है, ये इनपुट हमारा X1 है, तो यानी कि ये जो हमारा आ रहा है X1 × 1 × 1, और आउटपुट जो भी सम करेंगे तो यानी कि ये हमारा X1 ही आएगा, तो X1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। इसका इस क्वेश्चन में बात करेंगे, क्या बोला कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग असिंक्रोनस काउंटर। देखो असिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है कि एक का जो एसिंक्रोनस मतलब हमारा जो क्लॉक है ना वो एक साथ नहीं जा रहा है, वो पहले जेके फ्लिप फ्लॉप में जाएगा, उसके बाद दूसरे जेके फ्लिप फ्लॉप में, उसके बाद तीसरे जेके फ्लिप फ्लॉप में, ऐसे करके वो जाता है। तो पहले का आउटपुट जो होता है दूसरे में, दूसरा का तीसरे में, ऐसे करके। हम लोग अलग से क्लॉक भी नहीं दे रहे हैं सभी जेके फ्लिप फ्लॉप में, एक में क्लॉक दे रहे हैं, बाकी उसी के क्लॉक को ड्राइव किया जाता है नेक्स्ट में। तो इसमें क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में ना उसको हम लोग जो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसके इंटरनल डिले की वजह से। क्योंकि देखो मान लो कि हम लोगों का पहला पल्स गया, पहला क्लॉक गया, पहला क्लॉक करने के बाद जेके फ्लिप फ्लॉप का जो डिले है वो खत्म हुआ ही नहीं, और ये हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब एक पल्स जाएगा, तुरंत दूसरा पल्स जाएगा, उसका तुरंत तीसरा क्लॉक हो जाएगा, उसका तुरंत चौथा क्लॉक हो जाएगा, उसका तुरंत पांचवा क्लॉक हो जाएगा, मतलब बहुत ही जल्दी टाइम में जो है ना
वो क्लॉक जाते रहेगा। तो उससे क्या होगा कि पहले जेके फ्लिप फ्लॉप का जो डिले है ना, उसका डिले, उसके डिले की वजह से पहले जेके फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आएगा नहीं, फिर दूसरा पल्स चला जाएगा, तो वो दूसरा जो इनपुट है वो परफॉर्म करने लगेगा, जो कि वो उस पर्पस के लिए हम लोग यूज नहीं करते। तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में ना असिंक्रोनस काउंटर का यूज नहीं करेंगे। तो ये एक लिमिटेशन है असिंक्रोनस काउंटर का। तो हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखो क्या बोला कि गिवन दैट 16 10 और 100 एक्सेप्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि 16 का जो बेस दिया हुआ 10 दिया हुआ है, और 100 का बेस एक्स दिया हुआ है, जो कि हम लोग को निकालना है। तो क्यों नहीं इसको डेसिमल में चेंज कर लिया जाए। तो यानी कि 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 0, जीरो सॉरी 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 1। ये डेसिमल हो गया। इसको भी डेसिमल में चेंज करो कि कितना हो गया, 0 मल्टीप्लाइड बाय x पे पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय x पे पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x पे पावर 2, ये हो जाएगा ना। और किसी भी पावर 0 तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 16 इस साइड। फिर इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 ही हो गया। यानी कि एक्स इक्वल टू आ गया +-4। यानी कि माइनस का वैल्यू को हम लोग ना असाइन ही नहीं करते। यानी कि एक्स का वैल्यू हमारा जो है ना वो 4 हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो है ना सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही था आज हमारा 25 नंबर सब क्वेश्चन का जो है ना डी यानी कि डेली डोज। तो ये जो हमारा सेशन कंप्लीट हो चुका है। आप ना हमें जो है वो टेलीग्राम पे भी फॉलो, और टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग इसे का पीडीएफ चाहिए तो। उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। भाई भाई को भी फॉलो कर लो, चलो भाई का भी फॉलोअर बढ़ जाएगा, अच्छा लगेगा देखने के लिए। यूट्यूब पे तो आप ये वीडियो देख ही रहे हो। चलो मिलते हैं ऐसे दूसरे नए वीडियो में, डीडी के सेशन में। चलो, बाय बाय।